नमस्ते और स्वागत है सबका जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वानी मनोराज है एंड ऑन बिहाफ ऑफ चेतना कॉन्शियस ऑफ वुमेन आई विल बी मॉडरेटिंग टुडेज सेशन। आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव मेहता जुड़े हैं जिनके साथ हम सीखेंगे कि हम कैसे दूसरों के साथ अच्छी तरीके से और आसानी से बात कर सकते हैं। इससे पहले हम शुरू करें हमारा सेशन, मैं आप सभी को चेतना कॉन्शियस ऑफ वुमेन के काम से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। अ, जी, चेतना कॉन्शियस ऑफ वुमेन की फाउंडर मिसेस प्रज्ञा परांडे हैं, जो मेंबर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं। चेतना को फॉर्म किया गया था मिशन के साथ टू एम्पावर एंड इनेबल वुमेन टू बिकम पॉजिटिव चेंज एजेंट्स इन द सोसाइटी। हमारी प्रेसिडेंट मिसेस ज्योति मजुमदार की गाइडेंस के अंदर हम 5 वर्टिकल्स में काम करते हैं। वो है हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट किया है। वो स्टूडेंट्स रहे हैं, बच्चे और वुमेन रही हैं। हमारे जो वर्टिकल्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर चलते हैं और उन्हीं को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे वर्टिकल्स हैं उनके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बेझिझक बातें, जहां पे हम गर्ल्स को मेंसुरेशन के बारे में समझाते हैं, उनको इक्विप करते हैं सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और हम मेडिकल हेल्थ कैंप्स करवाते हैं। एजुकेशन में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मस्ती की पाठशाला और सुर चेतना, और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराते हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी कॉलेजेस के साथ ये किया था, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला। सेफ्टी में हम सुरक्षित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और जेंडर जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाते हैं। अवेयरनेस के अंदर हम एनुअल डे प्रोग्राम रखते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम उस पे पूरा एनुअल डे करते हैं, जैसे सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस, वुमेन एम्पावरमेंट। और हम लीगल अवेयरनेस भी करते हैं, जहां पे हम वुमेन राइट्स एंड जो लॉज हैं हमारी कंट्री के, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। वो हम स्कूल्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में करवाते हैं। एंड एम्पावरमेंट के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारा है, जहां पे हम जो टेलरिंग एंड निटिंग एंड कैंडल मेकिंग क्लासेस करवाते हैं लेडीज के लिए, एंड फिर एग्जीबिशन करवाते हैं, जहां पे हम उनके जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल से उनको बेनिफिट मिल सके और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। हमारे प्रोग्राम्स में लीडिंग लेडीज जो हैं, जैसे निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज एंड ललिता कुमार मंगलम, वो आई और हमारे साथ उन्होंने हमारे प्रोग्राम में चेतना के जो काम है उसको बहुत ही सराहना और कहा कि, और हमें बहुत ही सपोर्ट भी दिया है। हमारी जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से मिसेस ज्योति कार्ला मैम हैं, जो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और डॉक्टर इंदु अर्नेजा, जो डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर कम्युनिकेशन है। चेतना कॉन्शियस ऑफ वुमेन इज अ फैमिली वर्किंग टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हम बाकी बहुत सारे एनजीओज एंड संस्थाओं के साथ पार्टनर करके अपना प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको चेतना के बारे में और जानना है तो हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, और जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं। जी, आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजीव मेहता, जिनके साथ हम बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा लॉकर रूम कल्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ जब बात करें तो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के बारे में किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। Before I begin, I would like to introduce Dr. Rajiv Mehta.
Sir is a consultant psychiatrist. He is also the vice chairperson of Institute of Psychiatry and Behavioral Science at Sri Gangaram Hospital, New Delhi. He is the author of the book Speak to Anyone Easily and the General Secretary of Indian Association of Private Psychiatry, Delhi chapter. Rajiv sir, thank you so much for joining with us today. Without further ado, Welcome. I would like to start with our session. Joe, I would like you to introduce to us to the concept of communication and what constitutes communication. See, communication has initially two parts. The first is the intention, the other is approach. The intention is the mental part, and the approach is the physical part. The approach can be done in a sign language or a verbal language. The same intention can be conveyed in various ways. For example, like if I have to demand water from my secretary, I will say कि मुझे पानी पिला दो, प्लीज मुझे पानी पिला दो, अभी तक पानी क्यों नहीं रखा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिला मिल जाएगा. सो द सेम इंटेंशन कैन बी कन्वेड इन 5 or 6 ways, एंड एवरी मेथड इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब 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 वो रिपीट होता है, द मेथड विच इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन, इट्स लाइक कि जो हमने पुराने जमाने में कहानी सुनी थी कि रस्सी आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं. सो द bad ways of communication have bad impacts. The good ways of communication, when they are repeated over time, have good impacts. So the intention is something different, which is in your mind, and the approach is different, which is the other person can see. So this is the basic concept. Then there comes the concept of language. The speech has different parts. The first one is form. Form is the complete sentence or half sentence. Like a small child saying mum, the mother will understand that he requires water. Or it can be a full sentence, ki, please give me water. The second part, after the form, the second part comes the volume. Ki how loudly or how whisperingly you are speaking. The third part is the tone, whether you are speaking in anger, whether you are speaking politely. And the fourth part is content, ki what exactly you are speaking. So the content and the other parts are very significant when you communicate with each other. सर इसमें कम्युनिकेशन जो है हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है. कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इस कम्युनिकेशन को एक टर्म दिया जाता है, जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है उसको साइंटिफिकली एक टर्म दिया जाता है एक्सप्रेस्ड इमोशंस. एक्सप्रेस्ड इमोशंस मतलब कि आप किसी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो लैंग्वेज के अंदर. मेरा ये कहना है कि आप कोई भी चीज आप एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो प्यार हो चाहे वो गुस्सा हो, वो एक्सप्रेस्ड है. तो व्हेन दीज इमोशंस आर एक्सेसिवली एक्सप्रेस्ड, then they contribute to plus and minuses in the life. So they are very important in life. The research, there have many researches which say that when there are more expressed emotions in the family or at the workplace, then there are more negative consequences. What all comes under those expressed emotions is hostility, which we are going to discuss in detail. Hostility, over concern, over involvement, criticism, directiveness, and the things like that. ओके सर. सो सर इसका मतलब एक देयर आर बैड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड देयर आर गुड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो सर बैड वेज ऑफ कम्युनिकेशन Yeah. में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए एंड उसके बैड वेज ऑफ कम्युनिकेशन के रिजल्ट क्या होते हैं. सबसे पहले तो हम ये समझे कि क्या क्या तरीके हैं जो आपने पूछा. The bad ways of communication, which anybody can see on the net, also called expressed emotions. I personally label them as displaced emotions because they are displaced from the normalcy. The first is hostility. Hostility is, there are two types of hostility. The one can be verbal hostility, the other can be physical hostility, which we call as domestic violence also. A type that is a type of hostility. Domestic violence may be against anybody. It may be child, it may be females, it may be males. So hostility
Physical hostility is marna, peetna. The verbal hostility then again comes in two parts: active verbal hostility and passive verbal hostility. Active verbal hostility is abusing, the verbal violence, and passive verbal hostility is गिविंग अ साइलेंट ट्रीटमेंट, कि आप इतना चुप हो जाओ कि सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो भी आप नहीं मान रहे, तो सामने वाले के मन में आता है यार मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है, एंड लेटर ऑन दैट गिव्स राइज टू कि छोड़ इसकी तो आदत ही है, ये ऐसा रहेगा, मैं अपने अपने हालात में चलता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ. So that is the first bad way of communication. Then the next bad way comes in a form of over involvement, that the person gets involved in each and everything. It may be out of concern, it may be out of anxiety. It is mostly out of anxiety कि ये कुछ गलती ना कर दे, तो हर चीज में इन्वॉल्व रहना है. और it may be out of love also. Whatever the reason may be, the over involvement. There is a very fine line of difference between involvement and over involvement. The over involvement gives rise to insecurity. बच्चा जब तक गिरेगा ही नहीं तो साइकिल चलाना सीखेगा कैसे, चलना सीखेगा कैसे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ओवर एनरोलमेंट का. जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है और उसकी माँ बारी बारी आके पूछ रही है कि कुछ चाहिए खाने को, कुछ चाहिए खाने को, कुछ चाहिए खाने को, या कोई काम कहा है वो कर दिया था, कर दिया था, कर दिया था, यही कहीं पार्टी से वापस आना है, कब पहुंचोगे, कब पहुंचोगे. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड ओवर इन्वॉल्वमेंट और ओवर कंसर्न, एंड दे कैन प्रोड्यूस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. The third bad way of communication will be criticism and directiveness. That you keep on criticizing on each and every small things. ये यहाँ क्यों रखा, वो वहां क्यों रखा, इसको इस तरीके से करना था, उसको इस तरीके से करना था, ये बाल कैसे बड़े कर रखे हैं, इतनी पास बैठ के टीवी नहीं देखते हैं. You keep on just pointing out mistakes and each and everything, which can be easily ignored. And you keep on giving ideas, इसको इस तरीके से कर लेना चाहिए था, उसको इस तरीके से कर लेना चाहिए था. So when these are repeated, it forms a sense कि am I a puppet, am I brainless, and the person starts having negative consequences. Then comes the arguments, which everybody knows कि arguments are bad in communication. Then comes teasing. Now looks teasing or leg pulling looks good only on TV shows or comedy shows, but in real life they are very bad. And when it is repeated regularly, it is very bad. The teasing in severe form can take form of bullying in schools. I remember exactly a child coming to me. She was very hefty. The school children, the school fellows used to tease her with the name of Penguin. She stopped eating. She grew thin. After that, they consulted me. She started eating again. The children initially stopped teasing her, but later on, again, children are children. They again teased her. One day she brought a knife and poked in the stomach of one of her classmates. So this is what teasing can produce. Likewise, teasing and the other is mocking and snapping. Teasing is deliberately pulling legs to enjoy. Mocking and snapping is like to tell a person, "Are you idiot? Why are you talking like this?" Suppose a child has not slept and the person says कि मम्मी ये रात को सोया ही नहीं, तो भी रात छोटी बच्ची है सोएगी कैसे? Are you idiot? Why are you talking like this? Sometimes we just wish to start the conversation कि मम्मी अब महाभारत टीवी पे कितने बजे आती है? कल 12 बजे आई थी तो आज भी 12 बजे ही आएगी ना? So this is snapping, a type of are you idiot? Why are you talking like this? So teasing, snapping. Then the next wrong method of communication is interfering, interjecting whatever the person is doing. Well, previously we used to hear, nowadays I don't know whether the parents are telling the children or not, when two persons are speaking you should not interfere in each other. So this kind of interfering, when two persons are talking and you are just giving your ideas without any demand, that is another negative way of communication. The interference can take a kind of sign language also. Suppose I've kept something here and the other person's remove that and keeps it anywhere else, and this is done regularly without giving any explanation, and without which doesn't matter even in the life. So these are the wrong ways of communication. Last but not the least is asking in why means that initially the fault is find it, you are being criticized, and then you demand an explanation. Like the example I gave कि अभी तक पानी क्यों नहीं रखा,
अच्छा इसका मतलब पानी मैंने नहीं रखा तो कोई गलती कर दी, अच्छा सर इसलिए नहीं रखा मैंने. So why is like a memo in a office which a senior should give to junior, but in a relationship everybody is equal. So communicating in why form is a very bad thing, it's a crime. We can communicate in other ways. Now what I have described is the negative ways of communication, the consequences. It can give rise to n number of consequences, infinite consequences. It may be psychological, it may be behavioral, it may be medical otherwise, starting from depression, anxiety, OCD, suicide. Dementias in the old age are linked to expressed emotions, diabetes, hypertension, and domestic violence. And last but not the least, the adherence to the medication is again linked to these. I have seen n number of deaths and suicides because of these kind of communication. I find these kind of communication very common in the society, and it is very dangerous. The book which you told about, the Speak to Anyone Easily, which has been published by Rupa Publication, one of the topmost publication houses, is again based on these things only, ki what are the wrong ways and what are the right ways. सर ये जो आपने कहा ये बहुत ही रिलेटेबल भी है, क्योंकि लोग कहते हैं जैसे पेड़ को अगर आप बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करिए तो पेड़ मुरझा जाता है, जो प्लांट होता है वो भी मुरझा जाता है. तो लैंग्वेज में बहुत पावर है. तो आप आपने कहा ये बैड वेज ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो गुड वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड उसके रिजल्ट क्या है सर? मैं उसको बताता हूँ. सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम इंसान को ये बताते हैं कि भाई आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, सो द वे टू डिफेंड दैट इज कि सर हम तो इसलिए कर रहे थे. जैसे माँ बाप कहेंगे हम तो बच्चे को समझाने के लिए कर रहे थे, क्या हम अभी अपने बच्चों को समझाएं भी ना? Now, if we see clearly, making them comprehend is a intent, but the way in which you are making them understand is wrong. It is not the intent which is wrong, it is the approach which is wrong. It is not the parents which are wrong or the officials which are wrong in a workplace. It is the way in which they communicate those intentions that is wrong. So that demarcation is very necessary before feeling any kind of guilt. So now coming to the, there are only few ways, few good ways which we need to learn. There are so many good ways, but if we just gather them, we can say that there are only, like, first one is ignorance. Ignore the small stuff, ignore the trivial. Now the parents come to me and say कि सर अगर हम छोटी छोटी गलतियां मिस कर देंगे तो ये तो बड़ी गलतियां कर जाएंगे. Rather, in relationship, it is the opposite way. If you keep on targeting the small mistakes, the person gets so much frustrated. Either he commits deliberately the big mistakes, or even if he has committed a big mistake, he will never tell you. He will just keep it aside. He will hide it from you. So ignore the small mistakes. Now, what are the small one or the trivial one, and what are the significant one? Anything which will not matter in 5 minutes or 5 hours is insignificant. The significant stuff has to be either it is harming the honor of the house, either it is doing a major financial nuksan, or it is just endangering the life. क्या बहुत तेज बाइक चला रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, then yes, you can adopt the bad ways after the good ways. So first one is to ignore. Perfection is the enemy of good. Don't demand perfection, and perfection is self-perception. Every person can have different kind of perfection. I like only very small amount of sugar in tea. Some people like two spoonful in tea. Some people don't take tea with the sugar. So everybody has his own ways, and everybody has his own brains. So ignore. The second thing is to postpone. If you have to say no or to anything, then it is better to postpone those things. कि मम्मी मेरे को लैपटॉप दिला दो, rather than criticizing कि अभी लैपटॉप की क्या जरूरत है, इसको तो आप अभी यूज कर सकते हो.
You can always postpone that demands, neither commit nor say no. कि हाँ बेटा लैपटॉप चाहिए तो होगा बाद में दिला देंगे. Till you can postpone, or if it is a necessary demand, then you can definitely give it to him or her. Now the last two ways, which are very, 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 very important. Convert most of the sentences into what form. What will you, can you, may you. That is very important. The example which I gave you, कि हरीश मुझे पानी पिला दो, क्या मुझे पानी पिला दो, okay? क्या मुझे पानी मिल जाएगा, is same thing. But when you speak in yes or what form, the answer is generally yes or no. And who's responsible? The listener is responsible. You can make the sentence long. You can put all the pros and cons in those sentences. Is it good to see the TV by sitting so much near? It is good to involve yourself in your mobile phone. Is it not good that you drive bicycle very fast or the cycle very fast? So anything can be done in yes and no, and you can just keep on adding more questions in what form till the listener responds in your way. Sometimes the listener doesn't respond in your way, but he has understood that thing has gone deep into his subconsciousness that he is doing right or wrong. So try to convert most of the sentences in what form. The last but not the least is praise. Praise is the fertilizer of any relationship. It should be genuine. It should come as easy as the criticism comes. Praise doesn't demand that anything very big should be done to say that you are praiseworthy. It can be as simple as कि आपने चद्दर अच्छी तरह से बिछा दी बच्चे बहुत अच्छा किया. यू आर कीपिंग योर मोबाइल एट प्लेस बहुत अच्छी बात है बेटा. खाना आप हमारे साथ लगवा देते हो बहुत अच्छा लगता है हमें. So praise each and everything. If you, I give only a small exercise that you do two sentences of praise every day for every person in the house. You try to start looking positive in the other persons and your relationship grows. The only thing in praise is that it should not be accompanied with ifs and buts. You have done very good beta in your studies, but if you would have done something good in maths, so the first sentences go haywire. So no ifs and buts. Yes, you can combine with and a hopeful sentence. You have done very good in studies, and next time we are going to do more wonderful by giving more importance to maths. So no ifs and buts, and mind it, no flattering. My child, when she was only 2, used to know the difference between a real smartphone and the dummy smartphone. So the person is intelligent enough to know the praise and the flattery. And yes, the consequences, the relationships get cemented and there are no psychological turmoils in the house. सर एक और चीज आती है कि एम्पैथी. When you're communicating with somebody, empathy is a very important component of your communication to understand what the other person is feeling, what situation the other person is in. So how does communication assist in cultivating empathy within each of us? See, empathy basically means empath, that you go on others' shoes to tread on those paths so that you know what empathy is. So communication is very important. It should be non-judgmental communication and you should be a very active listener for that empathy. You have to go into other shoes and understand his or her ways of life or the struggles which he or she has gone through, and communication plays a very, very major role in empathy. Sir, since empathy is so important, uh, can you tell us a few of the methods that parents or guardians can use when communicating issues of gender and sexuality with their kids, as well as how do you cultivate gender sensitivity within your children? See, recently there have been two incidences. The one was boys' locker room, and then another was a suicide of 17-year-old male
in Gurgaon because some girl just said that he has harassed her sexually on the Instagram. So that brings the importance of sexual education and sexual empathy in the parents and the children. So first of all, the parents have to understand that the child are of different generation. The parents generally think that we had done like this, so they should also do like this. But their brought ups have been totally different. Maybe the parents have been brought up in some lacking or in a tier 2 city or tier 1 city. The children have been exposed to more comforts, more gifts, and more media. So the brought up is totally different. The generation gap is totally different. So the parents have to empathize. They have to be active listeners rather than snapping. Oh, what are you doing? Stop it. Don't talk about it. No, you have to be active listener. Their curiosities should be satisfied, and their curiosities may come time and again. So every time you retell that, you have to tell that so much politely and with understanding that they feel that the relationship is open and we can talk about anything. So it has to be with empathy, it has to be open, and you may need to tell it again and again without snapping and without putting a taboo on that thing, even if it is asked repeatedly. Sir, another thing is, how do parents or peers, or or people who are around children, how do they identify? Are there any signs that such individuals can identify that the child might be having behavioral changes and those need to be addressed? See, uh, everybody can identify it very easily, very, very easily. Any behavior which is producing social and occupational, in case of child, it is occupation is academic. If that behavior is producing social or academic decline, then that behavior is worth attention. That decline is worth our attention. So there can be so many kinds of behavior that can be that can be an addition or that can be a subtraction. Subtraction means the person has withdrawal. He keeps to himself. The child keeps to himself. He hides the things. He doesn't interact with the other persons. He has stopped going to the school. He just feigns some illnesses. Or addition, the children has become angry, or you see something different in his eyes, like if he has used some kind of drugs, he just abuses or he shows aggression in his behavior. He cries, and sometimes he is telling that suicidal wishes or death wishes, that I don't wish to live in any form, कि जैसे वो मर गया मैं भी मर जाऊं, वो गायब हो गया मैं भी गायब हो जाऊं. So these are worth attention and listening to it rather than just again I'm saying कि snapping it. ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? So signals. These are the signals which give a view of his mindset. Then they have to be taken very seriously. If there has been academic decline, again it has been to taken very seriously. That is important. Sir, also with relation to pressure, how do children cope with peer pressure? Yes. Because Again, part of the sorry, ji sir. no problems. You please repeat. I may have interfered. So, because of the boys' locker room issue, I think a lot of there's a lot of peer pressure on children to say and act in certain manner. So, how do these children identify that they are feeling peer pressure, and what can youngsters do to reduce this? Yes. Again, a communication channel in the house is very important. Generally, the person understands ki what is naughtiness, what is wrong, and what is morally right. When a person knows that what is morally right, he has to stand on that. He has to be assertive rather than passive. He has to tell his friends that, look, I am not going to participate in that. The fear of losing a friendship here comes. So the friends don't involve you in negative things, they involve you in positive things. So these are not exactly friends. Either these are acquaintances or these are enemies. So if you keep your moral ground with assertiveness,
or with excuses, even if diplomatically, postpone it, then those friends will come around, or the you will be able to make other friends. So once you have to identify what is wrong, what is right. If you are in confusion, what is wrong, what is right, you discuss it with other friends who are good, or with your parents, or with teachers, or with a counselor, whatever you wish. Once you are confirmed that this is wrong, then you just put your foot down assertively, politely, and don't do that. The world will revolve around you and they will come back to you. You have to be assertive. That's all. Thank you so much, sir, for discussing a lot of these important questions, which I know everybody is dealing with and trying to find the answers to. We now move to the interactive session, जहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उनके सवाल उन्होंने भेजे हैं, उनके अगर आप जवाब दे सकते हैं सर। सबसे पहला सवाल हमें बिल्कुल। जी ने पूछा है, जो कह रहे हैं विद द लॉकडाउन there has been an increase in use of electronic devices and our interaction with social media. What are the effects of increased social media use on our mental health and steps to reduce the same? See, first of all, we see only negatives. That is very wrong. Social media can be positive, can be negative. It depends how you use it. Like I said कि रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ते हैं. If we see only the negative news and we forward those negative news, that means we are revising that, and we are just by revising, we are memorizing that, and it is going to have negative impacts. So you have to fix up a timetable when you have to see those posts and what kind of post you need to see. Initially, it may be difficult, but with regular willfulness, it will reduce. Like personally, I see TV only once in a day in the night, and within 15 minutes, I can recapitulate what has happened in the day. Whenever there are COVID linked news on the social media, I just pass that off. I don't read about that. So you have to be this is one of the way that you can reduce. The other way is you have to plan the day in various compartments. How you are going to help your family members, do about your health, like your exercise, the things which are going to do positive, like reading books or doing the remaining things. In this way, you can utilize the day so that the social media need is less. Sir, I'm so sorry. Could you repeat the last bit again? क्योंकि शायद से नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वो सुनाई नहीं दिया सर ठीक से। देखिए, सोशल मीडिया का यूज आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, इनिशियली हम भी कई देर तक टीवी देखते रहते थे, तो रस्सी आने जाने से जैसे पत्थर पे निशान पड़ते हैं, तो ये नेगेटिव न्यूज आपके मन पे निशान डालेगी। तो आपको नेगेटिव न्यूज के लिए क्या करना है कि आप न्यूज दिन भर वही रिपीट होती रहती है सेंसेशनलाइज होकर। तो ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए आपको सिर्फ दिन का एक टाइम फिक्स करना है जब आपने वो न्यूज सुननी है, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको लगभग सारी न्यूज समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो आपके फॉरवर्ड्स या थिंग्स सोशल मीडिया पे कोविड रिलेटेड आ रहे हैं, उनको आप जनरली मत पढ़ें और उनको ऐसे ही पास ऑन कर दें। जो एक अंदर से प्रेशर या ऑब्सेशन महसूस होता है कि मैं इसको पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, कुछ मिस ना करूँ, एक बार एग्जैक्टली मिस कर देखिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि आप मिस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ पा रहे हैं। ये मिस करना वैसे ही है जैसे बच्चे को लगता है कि बाहर शायद पुलिस वाला खड़ा है और मैं बाहर जाके मैं डर जाऊं, पर जब एग्जैक्टली वो बाहर जाकर देखता है तब सच्चाई पता लगती है। इसी तरह से हमें ये डर लगता है कहीं हम कुछ मिस ना कर दें, तो एक बार मिस करके देखेंगे तभी हमें पता लगेगा क्या है। अब सोशल मीडिया का यूज नहीं करें तो दिन भर करें क्या? उसके अंदर हमें अपने दिन को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। कुछ समय हमें घर के कामों को देना है, कुछ समय हम अपने शरीर को देंगे, कुछ समय हम अपने प्रोफेशन को, प्रोडक्टिविटी को देंगे। इस तरह से अगर हम चीजों को डिवाइड कर लेंगे तो सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे बच जाएंगे। सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू देम वीडियो वाया वीडियो कॉल, एंड यू कैन एंजॉय दैट। तो आपको कोशिश ये करनी कि आप उसको पॉजिटिव यूज करें और नेगेटिव को आप फिल्टर आउट करें। जी सर। सर, थैंक यू सो मच।
दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल एज वेल. दूसरा सवाल जो है वो राजेश शर्मा जी पूछ रहे हैं. What should the parents do in this testing times to make kids self-reliant? How to make them use this time for upskilling themselves? शर्मा जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें किसी को अपस्केल नहीं करना। इस टाइम हमें अपने ऊपर जोर देना ही नहीं, प्रेशर देना ही नहीं। हाँ, हमें नेगेटिव भी नहीं होना और हमें बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट की भी जरूरत नहीं है। हमें ये समय व्यतीत करना है, जितनी आराम से, जितनी आसानी से हो सके उतना। अगर हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे बच्चों से, तो उतनी ही परेशानियां हमें होंगी, उतनी ही खुंदक हमें आएगी, उतनी ही परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। फिर से समझा, बच्चों को कैसे संभालें, बच्चों का डिवाइड करें, उनको उनकी एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे। जैसे कि वो आपके साथ खाना रखेगा, आपका सामान इधर-उधर रखेगा, तो एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप उनको मोटिवेट करें, दैट इज एक दूसरे से बात करें, चाहिए और अपेक्षाएं और ज्यादा थी। राजीव जी के साथ आई थिंक नेटवर्क कनेक्शन की वजह से uh, वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं. हाँ सर. कुछ इश्यू हो गया था। हाँ सर, हाँ जी, नेटवर्क कनेक्शन आई थिंक पुअर, इसलिए इसलिए जो आप जवाब दे रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था. तो मैं फिर बाहर आ जाता हूँ, थोड़ा सा ओपन के अंदर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। जी सर. आप पूछते रहिए, मैं बाहर बाहर की ओर निकल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताएं। जी जी. आप सर, पूछिए। अगर आप जो जवाब दे रहे थे फिर से अगर आप दोहरा सकते हैं. हाँ जी, हाँ मैं दोहरा देता हूँ। देखिए, ये मुश्किल घड़ी है और इस समय के अंदर हमें किसी नए स्किल्स की जरूरत नहीं है, हमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये समय हंसी खुशी बीत जाए वही अच्छा है। अगर हम इस वक्त नई अपेक्षाएं रखेंगे तो नए दर्द की भी अपेक्षा रखें, क्योंकि अपेक्षाएं जरूरी नहीं है कि पूरी हों, फिर आप उसको टाइम बाउंड करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपेक्षा नहीं रखें, जो उनका नॉर्मल वर्क है बच्चों को वही नॉर्मल वर्क करने दें, नंबर वन। और नंबर टू, उनको एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। जैसे कि अगर 5 6 साल 7 साल का बच्चा है तो वो खाना लगवा सकता है, बर्तन लगवा सकता है, कुछ कपड़े लपेट सकता है, छोटे छोटे आपके सामान को जजा के रख सकता है। साल का बच्चा है वो बेडिंग लगवा सकता है, बाकी काम करवा सकता है, डब्बों में सामान पलट सकता है। तो एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ आप उनको जब वो करें तो उनको बहुत सारा प्रेज करें, बट नए स्किल्स की एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं करें। वो अपना स्कूल वर्क करें और एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। जी सर. सर, जो हमारा तीसरा सवाल है वो भावना शर्मा जी पूछ रही हैं. We will now be entering lockdown 4.0. The coronavirus and lockdown have increased our anxiety. How do we identify that we or someone close to us is anxious, and how do we manage our anxiety? देखिए, पहले तो कोरोना वायरस से की एंजाइटी से कैसे बचें ये हमें समझना है। आप अगर उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएंगे तो 80 टू 85% लोग एसिम्टोमेटिक हैं और वो एसिम्टोमेटिक होने के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 10 से 12% लोग हैं उनको माइनर सिम्टम्स आते हैं और उनको पैरासीटामोल और थोड़ी बहुत दवाइयों से काम चल जाता है। जो एग्जैक्टली लोग हैं जिनको दिक्कत है वो मुश्किल से 4 से 5% है। हम परसेंटेज वाइज सुन रहे हैं तो ये छोटा लगता है, बट वॉल्यूम वाइज सुनेंगे तो 130 करोड़ में ये बहुत बड़ा बन जाएगा। पर ये 5% लोग हैं कौन से, जो कि डेबिलिटेटेड हैं, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी एज ज्यादा है या बाकी बीमारियां साथ में लगी हुई हैं। तो चिंता उन लोगों को ज्यादा करनी चाहिए, या उन लोगों को हमें एहतियात ज्यादा करानी चाहिए, बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं।
एंजाइटी के लक्षण होते हैं कि एक फिक्र दिमाग में चलती रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क, जिसको हम कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क, ये इसका मानसिक लक्षण है। शारीरिक लक्षण के अंदर आते हैं कि दिमाग में हल्कापन या भारीपन महसूस होना, मुंह और गला सूख जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बेचैनी लगे रहना, एक ही क्वेश्चन बारी बारी पूछना, बातें दिमाग में चलते रहना, उल्टी का सा मन करना, ठंडे पसीने आना। तो ये शारीरिक लक्षण आते हैं। कुछ व्यवहार के अंदर लक्षण आएंगे कि बारी बारी हाथ धोना, एक चीज को बारी बारी पूछना, चीजों को साफ करना बारी बारी, या सामान को बिल्कुल भी हाथ ना लगाने देना बहुत देर तक। तो ऐसे व्यवहारिक लक्षण भी आते हैं। तो दिमागी लक्षण, व्यवहारिक लक्षण और शारीरिक लक्षण, ये 3 तरह के लक्षण आपके शरीर में खुद या किसी और के अंदर दिखाई दे तो इसका मतलब वो एंजाइटी से पीड़ित हैं। बचने के लिए आपको फैक्ट्स को बारी-बारी दोहराना है कि क्या है, आपको एहतियात एक नॉर्मल लेवल पर लेना है, और अगर फिर भी ज्यादा है तो ये साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की सलाह लें आप। जी सर। सर ये जो समय है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो परिवार में एक दूसरे से किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए जिससे तनाव ना बने और सब लोग खुशी से घर में रह सके? ऐसे इसके कौन कौन लिए फैमिली को करनी चाहिए जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो? पहले 20 मिनट का जो जो बैड वेज और गुड वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसी के बारे में था। और ज्यादा पढ़ना है तो इस वक्त तो खैर अमेजन वाले डिलीवरी नहीं कर रहे होंगे, नहीं तो वो मेरी बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, स्पीक टू एनीवन इजीली। फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। परफेक्शन की उम्मीद ना करें, दूसरे को अपने हिसाब से ढालने की उम्मीद ना करें। नेगेटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है मारना, पीटना, लताड़ना, नाराज होकर चुप हो जाना, हर चीज का ध्यान रखना कि क्या चीज कैसे हो रही है, पूरी तरह सफाई हुई नहीं हुई, सामान कहाँ रखा गया, कहाँ नहीं रखा गया, टीवी कितनी तरह देखा गया, टीवी में क्या देख रहे हैं, हर चीज के अंदर क्रिटिसाइज करना, डायरेक्शंस देना, क्यों में बात करना, चिढ़ाना, टांग खींचना या फिर स्नैप कर देना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये सारे नेगेटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। पॉजिटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप इग्नोर करें छोटी छोटी चीजों को। जो चीज सामने वाला गलती कर रहा है तो आप चुपचाप अपने आप ठीक कर दे बिना जताए। अगर आपके हिसाब से गलती हो रही है तो तारीफ करें, दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखते हुए, पॉजिटिव चीजें देखकर उनकी तारीफ करें तो सामने रिलेशन स्ट्रांग होंगे। और जितनी बात हो सके क्या में करें कि क्या ऐसा कर दें, क्या ऐसा करना चाहिए, ये चीज बेहतर रहेगी। सर राजेश शर्मा जी का फिर से एक सवाल है। वो पूछ रहे हैं, आजकल बच्चे ई बुक्स मोबाइल पर ही पढ़ते हैं, कितना समय उन्हें मोबाइल पर खर्च करना चाहिए? बच्चों को ई बुक्स लाकर किसने दी शर्मा जी? हमें समझना चाहिए कि कुछ चीजें हम अपने आप को बचाने के लिए बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं। बड़ा नुकसानदायक है जब हम बहुत देर तक बैठे, कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है। अगर एग्जैक्ट पैरामीटर हम कहें तो हम बच्चों के लिए कहते हैं कि आधे आधे घंटे के 2 शिफ्ट्स आप दिन में लगा सकते हैं अपने मोबाइल पे या ई बुक्स पे। और उसके साथ साथ आपको उनको फिजिकल एक्सरसाइज करने की हिदायत देनी चाहिए, और उसको एज अ, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो एज अ रिवॉर्ड आप उनको ई बुक दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद ई बुक ना पकड़ाकर फिजिकल बुक्स ही उनको दें और आप पास में रख लें। बच्चे चिड़चिड़े होंगे, 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, अपने आप समझ जाएंगे, या आप उनके साथ बैठकर जब बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की क्या के फॉर्म में, तो वो अपने आप समझ जाएंगे। तो मैक्सिमम आधे आधे घंटे के लिए 2 बार, और वो भी एज अ रिवॉर्ड जब वो फिजिकल एक्सरसाइज करें या घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालें। सर दैट वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड थैंक यू सर। सर एक चीज होती है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता जब वो पेरेंटल प्रेशर डाल रहे होते हैं अपने बच्चों पे। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे पेरेंट्स को खुद पता चल जाए कि हाँ अब हम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और इसको कैसे रिड्यूस किया जाए? जब बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा, बारी बारी कहने के बावजूद भी, बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, या वो खुद समझ रहे हैं कि मैंने इसको तो ये 6 बार कह दिया फिर भी नहीं मान रहा,
तब वो समझे कि ये प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। या फिर जो पहले मैंने सिम्टम्स बताए एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के, कि बच्चा चुप हो गया है, एकांत में बैठना ज्यादा पसंद करता है, कहीं अपने आप को हर्ट कर रहा है, पेज के ऊपर कुछ अपने आप को हर्टिंग फिगर्स बना रहा है, या बच्चा एग्रेसिव हो गया है, उसका एकेडमिक डिक्लाइन है, वो गालियां सीख रहा है, या उसकी आंखों के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई नशा किया हो, तो ये साइंस हैं। बचे कैसे? अगेन फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन आता है। अगर शुरुआत से ही हम एक ओपन कम्युनिकेशन मेथड समझें कि हम हर चीज उनको समझाएं रादर देन कि थोपें। समझाने का फॉर्म जब हम बच्चों से पूछते हैं कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, क्या ये फायदेमंद रहेगा, क्या में बात करते हुए, तब चीजें बेहतर होती जाती हैं। सर बिना स्नैप किए बात करनी है। जी जी सर, अब थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए आई ये जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन पीरियड है, यहाँ पे बच्चे घर पे हैं और बाहर जा नहीं सकते ज्यादा, तो व्हाट कैन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली डू टू इंक्रीज देयर एकेडमिक एक्सेलेंस? देखो, दिन को डिवाइड करना है आपने। लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उससे एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं बढ़ेगी। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि किस समय आपने पढ़ना है और किस समय आपने अपना एंटरटेनमेंट करना है और किस समय घर वालों की मदद करनी है। नंबर वन। नंबर टू, एक्सरसाइज और योगा हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मेमोरी। नंबर थ्री, हाउ टू स्टडी। टाइम तो हो गया, हाउ टू स्टडी। आपने जो पढ़ाई की रात का आधा घंटा उसको रिवाइज करने के लिए जरूर रखें। आप जितनी जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करेंगे उतना आपकी मेमोरी के अंदर वो ज्यादा रहेगा। तो रात का आधा घंटा जो दिन भर में किया है और सुबह का आधा घंटा जो आपने पिछले दिन किया है, तो इस तरह से एक ही सब्जेक्ट की 3 रीडिंग हो जाती हैं। जब वो 3 रीडिंग हो जाती हैं तो उसके अंदर से आपको 70 to 80% माइंड के अंदर याद रहता है। वो बोरिंग लग सकता है, झिझक आ सकती है कि अभी तो किया था, याद है मुझे, पर विश्वास मानिए कि जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो भी कई ऐसी चीजें नजर निकल कर आएंगी जो अभी आपने की और आपको याद नहीं होंगी। तो इसलिए उसको जितनी जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे उतना आपको बेटर महसूस होगा, उतना बेटर महसूस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि लिख लिख कर पढ़ने से भी ज्यादा याद होता है। आप कुछ चीजों की पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, कुछ चीजों को पढ़कर, कि किसी पिक्चर के फॉर्म के अंदर, जैसे हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जब समझाते थे तो हम किसी इंसान के साथ पिक्चराइजेशन कर लेते थे कि अच्छा इसकी पर्सनालिटी ऐसी है तो ऐसा होगा। तो वो पिक्चराइजेशन करके आपको जल्दी से याद हो जाता है। सर एक और सवाल है। जो फैमिलीज में जो बच्चे हैं या कोई इंडिविजुअल है उस फैमिली मेंबर का जो मेंटल इलनेस या डिमेंशिया या ओल्ड एज में है, तो उनको कोरोना वायरस के बारे में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए और उनकी एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए? क्या एक बार रिपीट कर सकते हैं आप क्वेश्चंस? मतलब कि एंजाइटी किसको, ओल्ड एज वालों को कह रहे हैं आप? ओल्ड एज नहीं तो जिन्हें मेंटल इलनेस है या क्या कहते हैं, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनकी एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, जो कि फैमिलीज। मेंटल जी मेंटल डिसऑर्डर जो है एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी इलनेसेस आती हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन अपने आप में ही एक सबसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। तो जो उनके स्टेप्स हैं कम करने के, उसके अंदर जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, तसल्ली से बैठकर आपस में बातें करना, और अपनी दवाई पहले से जो मेंटल इलनेस है वो अपने टाइम से प्रॉपर लेते रहें। फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करें। अगर दवाई बढ़ाई जाती है तो बढ़ाकर लें। बुजुर्ग जो डिमेंशिया वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनकी समझ कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है। वो लोग दवाई से ही कंट्रोल होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं, और कोई तरीका नहीं होता उनको कंट्रोल करने का। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे सवाल जितने भी सवाल आए हैं उनके आपने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। आखिरी में, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग फॉर आवर ऑडियंस, एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव देम? देखिए, समय खराब भी है और अच्छा भी है जैसे आप सोचें। इससे पहले भी बहुत बुरी बुरी चीजें दुनिया के अंदर हो चुकी हैं।
ह्यूमैनिटी का अंत नहीं होने वाला, हम बहुत समय तक जिएंगे। अगर हम ये समझें, एक तरीका समझें कि अगर मान लो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 6 महीने भी चल जाता है ये चीजें, और अभी आपकी उम्र में भी 40 साल लगा लेते हैं हम, कम से कम 20 साल और जीना है, तो दिस इज ओनली 2.5% ऑफ योर लाइफ। तो इसका मतलब सिर्फ 2.5% लाइफ जा रही है। इसको बहुत बड़ा फिगर ना समझे, बहुत छोटी सी चीज है। तो तसल्ली रखिए, इस समय को एंजॉय करिए, जो चीज आप करना चाहते हैं वो करिए। बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की और नए स्किल्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है अपने ऊपर हार्श मत होइए, जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह से जिए। Thank you so much, sir. It was a pleasure speaking with you, and I'm sure हमारी audience जो आपने बातें कही हैं, it resonates with us, and it has helped us to better understand ourselves and create better relationship with the people around us. आप जो audience हमारे साथ जुड़ी है, please do read Rajiv sir's book, Speak to Anyone Easily. It is available on Amazon. जब Amazon की सर्विसेज खुल जाए तो प्लीज डू रीड दैट। जी, अभी भी किंडल पे उसका फ्री वर्जन छोटा सा अवेलेबल है, जो इमरजेंसीज के लिए है, पर वो किंडल पे अवेलेबल है। thank you so much, sir. As we are coming to the end of our session, I would like to say a word of thanks to Mrs. Jyoti Mujumdar, who's the president of Chetna, for her guidance and support, as well as Mrs. Pragya Parande, founder of Chetna, for her immense support in throughout our work. I would also like to thank Ambika for her amazing creative skills and designing the poster for the event, and Chetna team, of course, for doing all the back end work so that we can have successful webinars. Last but not the least, I would like to thank everybody जो आज हमारे साथ जुड़े हैं. आपका प्यार और support I hope हमें मिलता रहेगा. Please do share any feedback or suggestions or ideas that you have on our email ID, that's chetnafordelhi@gmail.com. Thank you, everybody. Stay safe and goodbye. Thank you, sir. थैंक यू।